दोबारा से ले लेते हैं, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन। यहाँ से लेते हैं। चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से गया? लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी की प्रकृति में पूर्ण परिवर्तन नहीं हो जाता, उसका कुछ न कुछ अंश अवश्य रह जाता है, कुछ न कुछ अंश अवश्य रह जाता है। कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है जब बुरे काम का बुरा परिणाम, जहाँ से आमदनी होती है वहीं बह होना, जहाँ से आमदनी होती है। नानी कुआरी मर गई, नवासे के नौनों ब्याह, लोकोक्ति को उपयुक्त अर्थ है। इसमें आ जाएगा प्रसिद्ध बहुत होना पर वास्तव में गुण न होना। ये व्यर्थ से की बगाने वाला, ये होगा इसमें, व्यर्थ से की बगाने वाला। 66 में 65 में 3 व्यर्थ से की बगाने वाला। 66 में 1 है कूटकरण। कॉन्ट्रेफैक्टिंग का हिंदी पारिभाषिक शब्द है कूटकरण। फिर निम्न में से कॉम्पनसेट शब्द का परिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है? जब 67 में 2 नहीं है तो 2 हटा दिया। मुआवजा है, प्रतिकर है, प्रतिपूर्ति है। मुआवजा है, मुआवजा, प्रतिकर, प्रतिपूर्ति अनुरूप नहीं है। COMPENSATION, कंपनसन, मुआवजा है, कंपनसन है ना। मुआवजा, प्रतिकर, प्रतिपूर्ति अनुरूप नहीं है। 68 आसमान का थूका मुँह पर आ गिरा, लोकोक्ति का भावार्थ नहीं। बरसात में बड़ी बड़ी, ये तो नहीं है इसमें। घर का जोगी जोगना, आनगांव का सिद्ध, निकटस्थ या परिचित मनुष्य का उतना सम्मान नहीं होता जितना अपरिचित व्यक्ति का। कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर, समय पर एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ककड़ी के चोर की गर्दन नहीं नापी जाती, साधारण अपराध के लिए कठोर दंड नहीं दिया जाता। फिर हिंदी पारिभाषिक रूप की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 69 जब 69 में ये है 1 विन्यास, ये गलत है इसमें। तो सिविल साइट दीवानी मुकदमा। फिर इन्फ्रिंग अतिलंघन करना, सिविल साइट है ना, सिविल SUIT, सिविल साइट दीवानी मुकदमा। इन्फ्रिंग अतिलंघन करना, डिसीशन विनिश्चय। किस विकल्प में अंग्रेजी हिंदी पारिभाषिक शब्दों का सही मेल है? 70 में 2 है वजट्स, वसीयत। हिंदी का पारिभाषिक शब्द है कॉन्टिग्यूअस। 71 में 3 सांसर्गिक। निम्न से अप्रोच का हिंदी पारिभाषिक नहीं है। 72 में 4 है उचित। निम्न से अप्रोच का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो ये नहीं है उचित। निम्न में से अप्रोच का हिंदी पारिभाषिक नहीं है, तो 72 में 4 है, उचित नहीं है, उचित 72 में उचित। अंग्रेजी और उसके हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है। 73 में 1 है, तो ये हटा देते हैं। जस्टिकेबल न्याय, जुडिशियस न्याय सम्मत, जेवनियल किशोर, जस्टिस, जुडिशियल, जेवनियल है ना, ये एक गलत है इसमें। 73 में जस्टिकेबल ये न्याय है, जुडिक्यूअस न्याय सम्मत, जस्टिकेबल न्याय, जुडिक्यूअस न्याय सम्मत, जेवनियल किशोर। कंपनसेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, ये इस प्रकार का एक और आया था क्वेश्चन, ये COMPENSATION, और इसका मतलब क्या है? CANTAGIOUS है। 71 में 3 है सांसर्गिक, हिंदी का पारिभाषिक शब्द है सांसर्गिक। निम्न में से अप्रोच का हिंदी पारिभाषिक नहीं है, तो 72 में 4 नहीं है। 72 में 4 ठीक है, 72 में 4 नहीं है। बहत्तर में 4 नहीं है, उचित। निम्न अप्रोच का हिंदी पारिभाषिक नहीं है, उचित नहीं है, जबकि उपागम है, उपमार्ग है, दृष्टिकोण है। 72 में 4 अंग्रेजी और उसके हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है। 73 में 1, 73 में 1 को हटा दीजिए भाई, असंगत है। जबकि जस्टिकेबल न्याय, जुडिशियस न्याय सम्मत, जेवन्युअली किशोर। और 74 में 3 है का हिंदी पारिभाषिक शब्द है कंपनशियंस, ध्यानाकर्षी। किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं लिखा गया है? 75 में 2
ये गलत है, जबकि सही लिखा गया है, सही लिखा गया है। हाँ, तो यही है ग्रेट्युटी उपदान। किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक रूप सही लिखा हुआ है? ग्रेट्युटी उपदान है। निम्न में किस विकल्प में अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? जब 76 में एक नहीं है, जबकि कॉन्ट्रफ्यूअल प्रतिप्रमण रियल्स पुराविशेष फैक्चुअल राजकोष की है। निम्नलिखित में अंग्रेजी शब्द का असंगत हिंदी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? असंगत हिंदी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? 77 में एक है, ये गलत है, असंगत। जबकि ट्रिब्यूनल अधिकरण है, बार काउंसिल विधिक परिषद है, बनाम वेरियस। अंग्रेजी के हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि कौन सा विकल्प सही है? 78 में 4 है, कल्ट्रियल संपार्श्विक। चार्ज का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, चार्ज का 79 में। जब ये नहीं है, चार्ज का कार्यभार है, भाई उसने चार्ज ले लिया है ना, तो कार्यभार है, आरोप है, प्रभार है। चार्ज का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, आवेश नहीं है, कार्यभार है, आरोप है, प्रभार है। 79 में 3। फिर 80 रिकॉग्नाइजेंस के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। 80 में 2 मुचलका है, मुचलका। निश्चित समय के अंदर किसी पत्र या उत्तर न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्राप्त करने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है? 81 में 2 है, 81 में 2 अनुस्मारक। निश्चित समय के अंदर किसी पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्राप्त करने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है? अनुस्मारक। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 82 4 सही नहीं है, तो 4 को हटा देंगे, है ना। ये अधिसूचना से पटवारी में क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए अधिसूचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन, अधिसूचना। इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यह अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, इसका उपयोग सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, अवकाश, त्यागपत्र, अधिनियमों आदि की सूचना की देने के लिए किया जाता है। अधिसूचना, इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यह अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। इनका उपयोग सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, अवकाश, त्यागपत्र, अधिनियमों आदि की सूचना देने के लिए किया जाता है। अधिसूचना, इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है भाई, अधिसूचना, नोटिफिकेशन। यह अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। इसका उपयोग सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, अवकाश, त्यागपत्र, अधिनियमों आदि की सूचना देने के लिए किया जाता है। 82 में 4 है। एंडोर्समेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। 83 में 2 प्रष्टांकन है। अर्थशास्त्र के पद के संबंध निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? 84, अभी ये अपने काम के हैं नहीं है ऐसे, है ना। 84 में 1 अर्थशास्त्र के पद के संबंध निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 84 में 1 इसमें विषय व संदर्भ लिखा जाता है। अर्थशास्त्र के पत्र के संबंध निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको हटा देते हैं। संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है। ध्यान से देना भाई, आ सकता है यहाँ से। अर्थशास्त्रीय पत्र के संबंध निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? जो 84 में ये सही नहीं है। संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है। संबोधन, इसकी भाषा व्यक्तिक एवं मित्रतापूर्ण होती है। इससे उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। इसकी भाषा व्यक्तिक एवं मित्रतापूर्ण होती है। संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है। इसमें विषय व संदर्भ लिखा जाता है, ये नहीं है इसमें। 84 में 1 निम्न इस पत्र का कौन सा प्रारूप जो एक साथ एकाधिक अधीनस्थ कार्यालयों, अधिकारियों, अनुभागों को प्रेषित किया जाता है? बताइए भाई, क्या करें इसमें? तो पत्र का कौन सा प्रारूप है जो एक साथ एकाधिक यानी एक से अधिक अधिकारियों और अधीनस्थ कार्यालय, अधिकारी, अनुभागों को प्रेषित किया जाता है? क्या परिपत्र है या फिर विज्ञप्ति है? विज्ञप्ति तो नहीं, तो अर्धशासकीय पत्र करें। देखते हैं क्या है 85 में। ये परिपत्र है, है ना। ध्यान से देख लेना भाई, परिपत्र किसे कहते हैं। निम्न में से पत्र का कौन सा प्रारूप है जो एक साथ एकाधिक अधीनस्थ कार्यालयों यानी एक से अधिक कार्यालयों, अधिकारियों, अनुभागों को प्रेषित किया जाता है? परिपत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
कार्यालय आदेश के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? 86 में दो हटा दे, ये हटा दे। कार्यालय आदेश, इस प्रारूप के मध्य में कार्यालय आदेश लिखा जाता है। इस प्रारूप के मध्य में, इस प्रारूप में दाईं ओर, जैसे कि ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है, जैसे कि ये कोई पत्र है ना, तो ये बाईं और ये दाईं ओर। इस प्रारूप के दाईं ओर नीचे की ओर भेजने वाले अधिकारी का नाम कोष्टक के बीच में लिखा जाता है। इस प्रारूप में विषय और संदर्भ नहीं लिखे जाते। दोबारा से देखते हैं। कार्यालय आदेश के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? इस प्रारूप के मध्य में कार्यालय आदेश लिखा जाता है, सही है। कार्यालय आदेश, इस प्रारूप के दाईं ओर है ना, जैसे कि ये पत्र का प्रारूप है, ठीक है, जब ये दाईं ओर, इस पत्र के दाईं ओर नीचे की ओर भेजने वाले अधिकारी का नाम कोष्टक के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि अपन नहीं पढ़ते हैं क्या, मुख्य सचिव और इनका वो लिखा होता है कोष्टक में और साइन होते हैं। इस प्रारूप में विषय और संदर्भ नहीं लिखे जाते। निम्नलिखित में से निविदा सूचना के संबंध में असंगत विकल्प छांटिए। 87, 3 हटा दे भाई, ठीक है, ये हटा दिया। तो इच्छुक व समर्थ व्यक्तियों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए उनके सूचनार्थ निविदा सूचना विज्ञापित की जाती है। निविदा के लिए विज्ञापन समाचार पत्रों में भी छपवाए जाते हैं। निविदा प्रपत्र का शुल्क, धरोहर राशि स्वयं प्रचार के मानदंड समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दोबारा से देखते हैं। निम्नलिखित में निविदा सूचना के संबंध में असंगत विकल्प छांटिए। तो 87 में 3, निविदा सूचना, इच्छुक व समर्थ सभी व्यक्तियों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए उनके सूचनार्थ निविदा सूचना विज्ञापित की जाती है, ठीक है। निविदा के विज्ञापन समाचार पत्रों में भी छपवाए जाते हैं। निविदा के छपवाए जाते हैं, सही है, कि भाई जैसे कि हमारे यहाँ इस प्रकार का यहाँ पर ये टेंडर दिया जा रहा है वगैरह वगैरह। निविदा प्रपत्र का शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रचार के मानदंड समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो 87 में 3 नहीं है, 3, इच्छुक व समर्थ सभी व्यक्तियों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए उनके सूचनार्थ निविदा सूचना विज्ञापित की जाती है। निविदा के विज्ञापन समाचार पत्रों में भी छपवाए जाते हैं। निविदा प्रपत्र का शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रचार के मानदंड समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फिर ये क्या है, प्रश्न यही है कि प्रेम की पढ़ते हैं इसको, है ना, बाद में देखेंगे। प्रश्न यही है कि प्रेम की भावना, जिसे हमने संवाद और पहचान की अनिवार्य शर्त माना है, क्या मनुष्य को सिर्फ कला और धर्म में ही उपलब्ध हो सकती है, या वह हर मनुष्य का वरदान और सामाजिक व्यवस्था की बुनियादी प्रतिज्ञा भी बन सकती है? यह एक कसौटी है जिसके आधार पर हम अपनी सभ्यता या राजसत्ता और आर्थिक व्यवस्था को परखना होगा। हमें उन समस्त सिद्धांतों, नीतियों, व्यवस्थाओं और क्रांतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि वे मनुष्य से पहचान को धुंधलाती है, उसके आत्मोन्मूलन के भाव को गहरा करती है। दूसरे शब्दों में हमें मानना होगा कि आधुनिकवादी व्यवस्था मनुष्य की पहचान और सार्थक संवाद के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि वह उस मार्ग को भी अवरुद्ध कर देती है जिस पर हर अधूरा मनुष्य संपूर्ण बनने का स्वप्न देखता है। संपूर्ण क्रांति के बारे में अलग अलग अटकलें लगाई जाती है, किंतु हम इस छोटे से सरल सत्य को भूल जाते हैं कि वही क्रांति संपूर्ण होती है जिसकी परिक्रमा संपूर्ण मनुष्य होता है। मनुष्य ने अपनी संपूर्णता का बिंब जो आज तक कला और धर्म में देखा है, क्या उसे वह ऐसे समाज में उपलब्ध कर सकता है जहाँ वह स्वयं अपनी दैनिक यथार्थ में संपूर्ण हो सके? यह एक बिंदु है, यहाँ मनुष्य, ईश्वर और कलाकार बराबरी के आधार पर एक दूसरे से साक्षात्कार करते हैं। यहाँ एक बिंदु है, यहाँ मनुष्य, ईश्वर और कलाकार बराबरी के आधार पर एक दूसरे से साक्षात्कार करते हैं। मुझे इसमें रचमात्र भी संदेश नहीं कि साक्षात्कार की यह संभावना केवल लोकतंत्र में ही फलीभूत हो सकती है, अधिनायकवादी व्यवस्था में नहीं। उसका रूप चाहे कुछ भी हो, अधिनायकवादी व्यवस्था में दायित्व नहीं, डर रहता है, जबकि दायित्व की असली भावना केवल मनुष्य की स्वतंत्रता से उत्पन्न होती है। जबकि दायित्व की असली भावना केवल मनुष्य की स्वतंत्रता से उत्पन्न होती है। आर्य बात समझ कुछ, अधिनायकवादी व्यवस्था में दायित्व नहीं, डर रहता है, जबकि दायित्व की असली भावना केवल मनुष्य की स्वतंत्रता से उत्पन्न होती है। मनुष्य की पहचान सार्थक संवाद के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा किसे बताया गया है? तो अधिनायकवादी व्यवस्था, 88 सही है। अधिनायकवादी व्यवस्था में लोगों में दायित्व की भावना का अभाव रहता है, क्योंकि
इसमें मनुष्य को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं होती। 89 में सही है, इसमें मनुष्य को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं होती। लेखक के अनुसार मनुष्य, ईश्वर और कलाकार में बराबरी के आधार पर एक दूसरे से साक्षात्कार की संभावना निहित है। लेखक के अनुसार मनुष्य, ईश्वर और कलाकार में बराबरी के आधार पर एक दूसरे से साक्षात्कार की संभावना निहित है। तो लोकतंत्र में, यहाँ पर अधिनायकवादी व्यवस्था में 2, 90 में गलत है, ये लोकतंत्र में है। लेखक के अनुसार मनुष्य, ईश्वर और कलाकार में बराबरी के आधार पर एक दूसरे से साक्षात्कार लोकतंत्र है। वह तो वैसे भी नहीं आएगा अधिनायकवादी व्यवस्था। तो गद्यांश के अनुसार संपूर्ण क्रांति से तात्पर्य उस क्रांति से है जो मनुष्य की मनुष्य पहचान को धुंधलाती ये नहीं है, जो शासकों में भय पैदा करती है, जिससे लोगों में आत्म उन्मूलन का भाव गहरा होता है, जिसकी परिगणना में संपूर्ण मनुष्य होता है, यही करते हैं। 91 में 2। लेखक के अनुसार संवाद और पहचान की अनिवार्य शर्त है प्रेम भावना है। 92 में सही है, प्रेम भावना। फिर 93 में हिंदी के शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द क्रमानुसार सही रखे गए हैं? बताइए भाई, क्रमानुसार सही रखे गए हैं। 93 में 4 है, जत्र, ज्ञेय और ज्योति। जंत्र, ज्ञेय और ज्योति। जंत्र, ज्ञेय और ज्योति। जंत्र, ज्ञेय और ज्योति। हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न में किस विकल्प में सभी शब्द क्रमानुसार सही रखे गए हैं? 93 में 4 है भाई, जंत्र, ज्ञेय और ज्योति। किस विकल्प में सभी शब्द हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में है? 94 में 1 है, शौर्य, श्याम, श्रम, श्वेत। ये समझ में नहीं आ रहा है। 94 में 1, शौर्य, फिर श्याम, श्रम, श्वेत। शौर्य, श्याम, श्रम, श्वेत। 94 में 1। निम्नलिखित शब्दों का हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम होगा। 95 में 2 ये है, यानी कि कंगन 1 पे है। कंगन, कंगन के बाद में कुआर, कुआर के बाद में क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद में ये 4 है, क्षोभ। तो कंगन भाई मान लिया कै पहले आता है, ठीक है, कै। अब कै के बाद में, कै के बाद में कै, फिर ये वै दे रखा है इसमें, है ना। कुआर, कुआर के बाद में क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षोभ, क्षोभ। 2 है, 95 में 2। देवनागरी लिपि के मानक स्वरूप की दृष्टि से असंगत कथन है। 96 में 4 है, 4 का मतलब ये है, देवनागरी लिपि के मानक स्वरूप की दृष्टि से असंगत कथन है। 96 में 4। देवनागरी लिपि के मानक स्वरूप की दृष्टि से असंगत कथन है। 96 में 4 है, तो 4 हटा दिया। द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह रखा जाए, देवनागरी लिपि के मानक स्वरूप की दृष्टि से असंगत कथन है, तो 96 में 4 हटा दिया। जबकि द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह रखा जाए, ठीक जैसे कि दिन, ये योजक चिन्ह है, और फिर रात, दिन रात, है ना, यहाँ पर रात दिन, तो ये योजक चिन्ह आएगा। जैसे कि माता और पिता, माता और पिता, ठीक है, पिता, पिता छोटी मात्रा आएगी, है ना, पिता, तो माता पिता के बीच में भी वो योजक चिन्ह। 96 तो द्वंद्व समास के पदों के बीच योजक चिन्ह रखा जाए, सा जैसा आदि से पूर्व योजक रखा जाए। सामान्यतः तत्व समास में योजक लगाने की आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह रखा जाए, द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह रखा जाए, ठीक है। सा जैसा आदि से पूर्व योजक रखा जाए, सा जैसा, सा जैसा आदि से पूर्व योजक रखा जाए, सा जैसा, सा जैसा आदि से पूर्व योजक रखा जाए। सामान्यतः तत्पुरुष समास में योजक लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तत्पुरुष समास में ध्यान देना भाई, काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाएंगे यहाँ से हिंदी के व्याकरण के, इस वजह से पढ़ रहे हैं इसको। देवनागरी लिपि के मानव स्वरूप की दृष्टि से असंगत कथन,
जब द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह रखा जाए, सा जैसा आदि से पूर्व योजक रखा जाए, सामान्यतः तत्पुरुष समास में योजक लगाने की आवश्यकता नहीं है। मानक देवनागरी लिपि की दृष्टि से निम्न में कौन सा संख्यावाचक शब्द अशुद्ध है? 97 में 2, 39 अशुद्ध है, 44, 53, 79 अशुद्ध है। तो 44 चौवा अब ये इस प्रकार का भी बात दे सकता था वो, है ना। 44 सही है। 44 बोलते हैं इसको अपन। 44 यहाँ पर ये 40 की बात कर रहा है। 44 यानी कि 20 और 4, ये भाई 20 से तो 20 समझ सकते हैं। 44 किसको बोलते हैं? 44 44 है या 40 है? 44, ये 40 की बात कर रहा है ना। 44, 53 कोई दिक्कत नहीं है। 79 वो इस प्रकार से भी देता है 79। दोबारा से देखते हैं, ये तो हटा दिया। 44, 53, 79। देवनागरी लिपि के मानक स्वरूप की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो 98 में ये नहीं है। कच्चा। कुत्ता है, संयुक्त है, लट्टू है। कुत्ता, संयुक्त और लट्टू, कच्चा नहीं है। कुत्ता, संयुक्त और लट्टू, कुत्ता, ये कच्चा नहीं है। कच्चा शायद इस प्रकार से आएगा, कच्चा। हिंदी शब्दकोश में इनमें से क्रमानुसार सबसे पहले आने वाला शब्द है। एक है नकेल। ये समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से, जैसे कि ए है ना, जैसे कह गे घेणे, तो उनका क्रम से ही तो आएंगे। नकेल है 99 में एक है, यानी कि नकेल। न अब न सब में है। न के बाद में 6। हाँ तो सही तो है नकेल। ये हिंदी शब्दकोश से इनमें से क्रमानुसार सबसे पहले आने वाला शब्द है नकेल। सही है, क्योंकि उनमें 6 है, गे है, फिर या है। हाँ यही आएगा 99 ना। क्या घेना चने टे ये ले बेसे से चतर के, ये इस प्रकार से कक्का। 99 में एक नकेल। फिर 100 हिंदी स्वर विषयगत असंगत कथन है। 100 में 4 है, ये हटा दिया। स्वर घोष वर्ण होते हैं। ए हस्व स्वर है। व्याकरण में ए संयुक्त स्वर है। सौ में 4 स्वर घोष वर्ण होते हैं। स्वर घोष वर्ण होते हैं। ए हस्व स्वर है। स्वर घोष वर्ण होते हैं। व्याकरण में ए संयुक्त स्वर है। व्याकरण में ए संयुक्त स्वर है। ए हस्व स्वर है। स्वर घोष वर्ण होते हैं। 100 में 4 डे वर्ण के परिचय संबंधी कौन सा विकल्प सही है? 101 में 1 है। उदित मूर्धन्य सघोष अल्प प्राण। डे वर्ण के परिचय संबंधी कौन सा विकल्प सही है? उच्चित मूर्धन्य सघोष अल्प प्राण। रे वर्ण किस वर्ग के अंतर्गत आता है? 102 में 4 लुंटित। 102 में 4 लुंटित। कौन सा वर्ण परिचय गलत है? 3 में 4 नासिक अल्प प्राण है। मैं ओष्ठ संगोष है। ण मूर्धन्य अल्प प्राण रह जाएगा ध्यान। न नासिक क्या न बोल के देख लीजिए, है ना। न नासिक अल्प प्राण है। मैं ओष्ठ संगोष है। न नासिक अल्प प्राण है। न मैं ओष्ठ संगोष है। ण मूर्धन्य अल्प प्राण है। मूर्धन्य मूर्धन्य अल्प प्राण है। 103 में 4 है। संयुक्त व्यंजन 6 किन वर्णों से मिलकर बना है? तो 3 का ये हटा देंगे। संयुक्त व्यंजन 6 किन वर्णों से मिलकर बना है? हाँ तो यही तो आ जाएगा, यही आंसर है। क प्लस से, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। क प्लस से, है ना, 6 क प्लस से। और कौन सा वर्ण परिचय गलत है?
जब 103 में 4, जब नए नासिक के अल्पप्राण भी बोलते हैं इसको। ओष्ट है ये में, सघोष है, ऋण मूर्धन है, अल्पप्राण है, ऋण। रे वर्ण किस वर्ग के अंतर्गत आता है? रे रे रे, तो लुंठित है ये। संयुक्त व्यंजन 6 कैसे है? निम्न में से अग्रस्वर कौन सा है? 5 में 2 ए है। अग्रस्वर कौन सा है? ए। फिर सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है, बताइए भाई। अब सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है तो तिरस्कार है, अच्छाई है, अहंकार। सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बतलाए वो सर्वनाम है। तिरस्कार, धिक्कार, अहंकार, अच्छाई कर दें ये, यहाँ पर विशेषण तो नहीं आएगा। अच्छाई, चल अच्छा ही करते हैं। अच्छाई 106 में गलत है, अहंकार है। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है अहंकार। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है अहंकार। 106 में 4 सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है अहंकार। अहंकार अहंकार अहंकार, ठीक, अहंकार है। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है अहंकार। 106 में 4 है। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है अहंकार। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? 106 में 4 हो जाएगा अहंकार। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है अहंकार। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है तो भाववाचक तो यही आ जाएगी, कठोरता। कठोरता, दासत्व, सजावट, ममत्व। ममत्व, कठोरता। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक, वैसे ममत्व भी तो हो सकता है, दासत्व और सजावट तो हटा देंगे। अब ममत्व है शायद, देखते हैं। नहीं, एक ही है इसमें, दासत्व सही है। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक दासत्व, एक है इसमें, दासत्व। दासत्व है ये, ठीक। 107 में 1 दासत्व। जो किस प्रकार का सर्वनाम है? जो वह आएगा, नहीं सॉरी। जो किस प्रकार का सर्वनाम है? जो वह आएगा, जो यह करेगा वो यह पाएगा। जो 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 अनिश्चयवाचक, जो यह करेगा, जो यह करेगा, जो अनिश्चयवाचक करते हैं। चल 108 में संबंधवाचक है। जो किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक। दोबारा से देखते हैं। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है 106 में 4 अहंकार। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है अहंकार। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? 107 में 1 दासत्व। दासत्व 107 में 1 दासत्व। फिर जो किस प्रकार का सर्वनाम है? 108 में 3 संबंधवाचक। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? 109 में 2 हटा दे। मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, है ना, निज। मैं, निज है ना। मैं अपनी पुस्तक तो सही है, निजवाचक सर्वनाम। आप किसी को भेजिए, नहीं। मैं, आप आ जाऊँगा। मैं अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हूँ, ठीक है। तो निजवाचक, आप कृपया यहाँ बैठिए, आप नहीं आएगा, निज। तो मैं अपनी पुस्तक लेके जा रहा हूँ, आप किसी को भेजिए, नहीं। मैं, आप आ जाऊँगा। मैं अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हूँ। 109 में 2 है। दिए गए विकल्प में कोई सर्वनाम है तो संबंधवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। 110 में 1 है। दिए गए विकल्प में से कोई सर्वनाम है तो 110 में 1। दिए गए विकल्प में कोई सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक। दिए गए विकल्प में कोई सर्वनाम है 110 में 1 अनिश्चयवाचक। दोबारा से देखते हैं। दिए गए विकल्प में कोई सर्वनाम है अनिश्चयवाचक, सही है। कोई तो जानता है, ये तो अनिश्चयवाचक है। 110 में 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा
जैसे कि ये बता, जैसे कि वृक्ष है, ठीक है, या फिर नीम का वृक्ष है, अशोक की जो अशोक का घर है वहाँ। तो ये तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक और ये हो जाएगा जातिवाचक। वृक्ष व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? 111 में 1। देश में जयचंदों की कमी नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? देश में जयचंदों की कमी नहीं है, यही है भाई इसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। जैसे कि अगर व्यक्तिवाचक की बात है ना, तो जैसे कि व्यक्ति का मतलब जैसे कि अशोक के घर में नीम का वृक्ष और नीम का वृक्ष ओनली, तो वो हो जाएगा जाति। और अशोक की जो घर है उसमें नीम का वृक्ष, वो व्यक्ति हो जाएगा। देश में जयचंदों की कमी नहीं है। 111 में 1। 111 में 1 है। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण नहीं है? किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण नहीं है? 112 में 4 नहीं है। क्या यह कलम तुम्हारी है? क्या यह है, ठीक है। उस किताब को यहाँ ले आइए। कोई सज्जन आए हुए हैं। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। तो किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण नहीं है? तो यह है उस कोई, यह है उस कोई। क्या यह कलम तुम्हारी है? यह है। उस किताब को यहाँ ले आइए। उस और कोई। 112 में 4। क्या यह कलम तुम्हारी है? उस किताब को यहाँ ले आइए। यह है उस कोई सज्जन यहाँ आए हैं, ये गलत है। प्रेरणार्थक क्रिया से युक्त वाक्य कौन सा है? इसको तो कर देंगे। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। मालिक ने नौकर से दरवाज़ा खुलवाया। प्रेरणार्थक। चिड़िया आकाश में, ये नहीं है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये नहीं है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, ये नहीं है। यही है 2। 113, ये तो सही है, ये तो सही है। 113 में 2। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया रूप है? देखते हैं। सकर्मक। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण को पढ़ के निकलने में कोई देर नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से वही करेंगे तभी आपकी जो हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन है वो सही होंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से है जैसे कि मैथ है, रीजनिंग, इस प्रकार से ये हिंदी व्याकरण। जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, ठीक है, या फिर सर्वनाम है, या फिर विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव है, एकार्थी शब्द है, पर्यायवाची है। अब ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें तो कोई क्या ही बताएगा। जो जितना ज़्यादा याद करेगा उतना क्वेश्चन करेगा। लेकिन जैसे कि संधि वगैरह है, या फिर जिनमें नियम अवधारणा वगैरह वो लगती है, उनमें अच्छी तरीके से वो समझने पे आधारित होते हैं वो। तो वो 4-5 चैप्टर ही है, वो ज़्यादातर तो याद ही करने पड़ते हैं। जैसे कि मुहावरा, लोकोक्तियाँ है, ठीक है, उनमें क्या नियम लगाएंगे? शुद्ध अशुद्ध में नियम लगेगा। 114। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया रूप है? जब सकर्मक यानी कि वो एक्टिव होना चाहिए, है ना। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। लड़के। कबूतर आकाश मुड़ रहे हैं, सही है। बच्चा। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, सही है। यानी कि कौन समाचार पत्र पढ़ रहा है? मैं। बच्चा सो रहा है। बच्चा सो रहा है सकर्मक क्रिया रूप है। ओ भाई फंसा दिया इसने तो। सकर्मक क्रिया रूप है सकर्मक। बच्चा सो रहा है। कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। और अकर्मक का मतलब क्या है भाई? तो बच्चा सो रहा है, ये अकर्मक हो जाएगी। बच्चा सो रहा है। बताइए क्या करें इसमें? लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। सकर्मक सकर्मक सकर्मक। यानी कि कौन समाचार पत्र पढ़ रहा है? मैं। सकर्मक क्रिया रूप है, तो ये भी है इसमें। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। जैसे कि सकर्मक क्रिया जो इस प्रकार से आती है कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अब वो डायरेक्ट है ना, उसका जो प्रभाव है ना इस पे पड़ रहा है, मोहन पे।
कि भाई कौन क्रिकेट खेल रहा है, मोहन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सकर्मक क्रिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस प्रकार से नहीं है, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, सकर्मक क्रिया रूप है, बच्चा सो रहा है, कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं। चल 4 करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। सही है भाई, 4, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। और इनका जो सकर्मक अकर्मक क्रिया है ना, इनको आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो सीधा सट ये है, जैसे कि सकर्मक, यानी कि उसमें अगर कर्म है तो आप इसको कर देंगे, ठीक है। या फिर उसका आंसर देके कि भाई जैसे कि कौन पढ़ रहा है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह कर, प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन पूछ के अगर आंसर आ रहा है डायरेक्ट, है ना, तो वो सकर्मक है। अगर आंसर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो वो अकर्मक है। इस प्रकार की सब भी कर सकते हैं। या फिर अगर इस प्रकार से भी नहीं हो ना, तो ये सीधा सट ये फिर वो जो समझ पे करना पड़ता है, जैसे कि भाई सकर्मक कि मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, है ना, तो ये सकर्मक है, ठीक है। बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, अगर इसमें ये दे देता ना कि मोहन सो रहा है, तो ये हो जाता, ठीक है, मोहन सो रहा है। कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, लेकिन अगर इसमें ये दे देता ना वो कि जो मोहन का कबूतर है वो आकाश में उड़ रहा है, यानी कि जो उसका जो प्रभाव डायरेक्ट उस पर पड़ता है ना, ठीक है, उस पर यानी कि वो स्वयं जिम्मेदार होता है ना, उसमें तो आएगी सकर्मक। और वह स्वयं जिम्मेदार नहीं होता है तो वो उसमें आएगी अकर्मक। जैसे कि कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, लेकिन अगर ये पर्सनल पे बात आ जाए कि भाई कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि मोहन का यानी कि कोई कबूतर का नाम है कि चीचड़ा कबूतर आकाश में उड़ रहा है, तो कौन उड़ रहा है, चीचड़ा कबूतर, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, है ना, वो है बात। 114 में 4, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। दोबारा अब ये सकर्मक अकर्मक दोनों क्लियर हो रही हैं। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया रूप है, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये तो हो गया। तो अकर्मक के ये हैं, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, बच्चा सो रहा है, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। और अगर ये दे देता कि राकेश मैदान में दौड़ रहा है, तो फिर ये वही आ जाती सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बाकी अकर्मक है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, बच्चा सो रहा है। और वो स्वयं जिम्मेदार होता है ना, स्वयं जिम्मेदार, स्वयं कैप्टन, उसमें सकर्मक आएगी। यानी कि जैसे कि ये बैक है, अब इसका जो प्रभाव इस पर अगर पड़ रहा है, या फिर इसका जो आंसर पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका ये आंसर आ रहा है तो वो सकर्मक है। आंसर नहीं आ रहा है या फिर इसका इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो अकर्मक है। आ रही है बात समझ में? दोबारा से देख लें भाई। जैसे कि ये सकर्मक क्रिया है, एक तो ये नाम का पता चल रहा है इसमें सकर्मक, यानी कि जिसमें कर्म होता है, ठीक। तो एक तो इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। या फिर अगर इस प्रकार से भी नहीं हो कि जैसे कि कर्म है तो सकर्मक, कर्म नहीं है तो अकर्मक, अगर इस प्रकार से भी नहीं है तो फिर प्रश्नवाचक वो प्रश्न करके पूछेंगे कि भाई कौन समाचार पत्र पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा है। डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो भाई मैं है, ये आ जाएगा। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो अकर्मक है। एक तो ये 2 तरीके होंगे। और एक तरीका है जैसे कि भाई ये बैक है पूरा, अब ये बैक है तो इसका जो ये जो कार्य कर रहा है ना, अब इसका अगर जोर ये है, जिम्मेदार है ये कैंडिडेट यहाँ आगे वाला, तो वो सकर्मक है, जैसे कि मैं। और अगर ये जिम्मेदार नहीं है, जैसे कि कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, कि भाई उड़ रहे हैं, तो ये सही आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये अगर स्वयं जिम्मेदार हो, जैसे कि मोहन का कबूतर आकाश में उड़ रहा है, तो मोहन का कबूतर, तो ये आ जाएगा फिर सकर्मक में। अब ये कबूतर ही है तो ये अकर्मक है, ठीक है। ये बात ध्यान देनी है, चक्कर पड़ता है सकर्मक अकर्मक में। 114 में 4, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। तो बाकी ये अकर्मक है, बच्चा सो रहा है, कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, ये उड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इनसे नहीं पता चलेगा, है ना। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, बच्चा सो रहा है। किस विकल्प में सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? रीति, ये तो कर देंगे। फटाफट, थोड़ा थोड़ा, अचानक, अनायास, एकाएक, कदाचित, केवल, यथेष्ट, अवश्य, ध्यानपूर्वक, बराबर, कितना। रीतिवाचक, रीतिवाचक, रीतिवाचक यानी कि जो लगातार चलता है ना। तो ध्यानपूर्वक
बराबर कितना। अब ये फटाफट थोड़ा थोड़ा तो है, लेकिन ये अचानक नहीं है। एकाएक है, कदाचित है, अनायास। अनायास केवल यथेष्ट है, ध्यानपूर्वक बराबर कितना। देखते हैं भाई, नहीं पढ़ रही पार। 15 में 2 है, ये है, ये है। यानी कि किस विकल्प में सभी शब्द ऋचिवाचक क्रिया विशेषण है? तो अनायास है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए। अनायास है, एकाएक है, कदाचित है। अनायास है, एकाएक है, कदाचित है। ठीक है, अनायास है, एकाएक है, कदाचित है। जबकि इसमें ये नहीं है कि ये और भी तीनों के तीनों गलत हैं, इनमें एक एक गलत है। फटाफट अनायास एकाएक का ना, जब इसको ही देखते हैं। अनायास एकाएक कदाचित, ठीक है। फटाफट, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, केवल यथेष्ट अवश्य, ध्यानपूर्वक बराबर कितना। माइनस डिफरेंट है इनमें। खोपड़ी जन्ना दी पेपर बनाने वाले ने। 15 में 2 है, तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अनायास एकाएक कदाचित, केवल यथेष्ट अवश्य, ध्यानपूर्वक बराबर कितना। फटाफट, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। 115 में 2। लगातार, सदा, तुरंत शब्द कौन सी क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? लगातार, सदा और तुरंत। देखते हैं, लगातार, सदा और तुरंत। तो लगातार, तो लगातार, सदा और तुरंत, तो ये तो वो है ना, लगातार, सदा और तुरंत। स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणाम, कालवाचक है। नाम से ही पता चल रहा है। 116 में सही है। 116 में 1। किस विकल्प के सभी शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुण, गुण का पता चलना चाहिए। जैसे कि लाल इतना, पुराना बुरा नुकीला। पुराना बुरा नुकीला, यही है, पुराना बुरा नुकीला। 117 में सही है 2। पुराना बुरा नुकीला, पुराना बुरा नुकीला। 18। कौन सा रेखांकित शब्द संबंधबोधक अव्यय का उदाहरण नहीं है? बताइए भाई, कौन सा रेखांकित शब्द संबंधबोधक अव्यय का उदाहरण नहीं है? जब संबंधबोधक अव्यय का उदाहरण नहीं है, संबंधबोधक अव्यय का उदाहरण नहीं है। घर के पीछे पेड़ है, बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है, मुरली से पहले नवीन को बुलाओ। मुरली से पहले नवीन को। वहाँ भी अनेक क्रूर तथा भयानक उपचार किए जाते थे। चलिए करते हैं, है ना, ये करते हैं। घर के पीछे पेड़ है, बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है, मुरली से पहले नवीन को बुलाओ। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। वहाँ भी अनेक क्रूर तथा भयानक, मुरली से पहले, बच्चों के बिना घर, घर के पीछे। 118 में 4, यही है इसमें ना, तथा। घर के पीछे पेड़ है, संबंध बोधक है। बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है, संबंध बोधक अव्यय है। मुरली से पहले नवीन को बुलाओ, संबंध बोधक है। वहाँ भी अनेक क्रूर तथा भयानक उपचार किए जाते थे। 118 में 4। धन के लिए परिश्रम करना पड़ता है, व्याग के लिए व्याकरणिक कोटि है। तो ये तो वो आ जाएगा ना, धन के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो समुच्चय बोधक, विस्मय बोधि, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण करते हैं। चल 119 में गलत है, संबंध बोधक अव्यय है। धन के लिए परिश्रम करना पड़ता है, संबंध बोधक अव्यय। निम्नलिखित किस विकल्प के सभी शब्द संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण नहीं है? 120 में 2, ये नहीं है। तो निकट प्रति द्वारा, विपरीत पर्यंत, अधीन, अपेक्षा, अनुरूप, रहित। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण नहीं है? तो ठीक है, ये तो ये नहीं है। तो ये तो भी है ना, तो भी शायद, तो भी नहीं है। यद्यपि, तथा तो होना चाहिए, तथा और यद्यपि तो होना चाहिए ना, तो भी नहीं है शायद। तो संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण है, निकट है, प्रति है, द्वारा है। निकट, प्रति, द्वारा, विपरीत, पर्यंत, अधीन, अपेक्षा, अनुरूप, रहित। इस विकल्प के सभी शब्द संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण नहीं है। 120 में ये हटा दिया। तो संबंध बोधक निकट, प्रति, द्वारा, विपरीत, पर्यंत, अधीन, अपेक्षा, अनुरूप, रहित। तो भी, तथा और यद्यपि, तो भी तथा यद्यपि, तो भी तथा यद्यपि,
तो भी तथा यद्यपि, तो भी नहीं आएगा शायद इसमें, तथा और यद्यपि, है ना, ये गलत है, बाकी सब सही है। छात्र पूरे वर्ष बीमार था, फलतः उत्तीर्ण नहीं हो सका। वाक्य में प्रयुक्त अव्यय का प्रकार है। विस्मयबोधी तो आएगा ही नहीं, इसमें कोई वो ही नहीं है रोल। छात्र पूरे वर्ष बीमार था, फलतः उत्तीर्ण नहीं हो सका, तो क्या क्रिया विशेषण कर दें इसमें? नहीं। संबंध बोधक करें या फिर क्रिया, विस्मयबोधी तो आएगा नहीं। अब क्रिया विशेषण है या फिर समुच्चय बोधक है, देखते हैं भाई। 121 में 4, ये समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, बढ़िया पेपर बनाया है। समुच्चय बोधक अव्यय युक्त वाक्य है। 122 में 1, हवा चली और पानी बरसा। समुच्चय बोधक अव्यय युक्त वाक्य है, हवा चली और पानी बरसा, हवा चली और पानी बरसा। छात्र पूरे वर्ष बीमार था, फलतः उत्तीर्ण नहीं हो सका। वाक्य में प्रयुक्त अव्यय का प्रकार है। 121 में 4, समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक। निम्नलिखित किस विकल्प के सभी शब्द संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण नहीं है? 120 में 2, तो भी, तथा और यद्यपि, तो भी तथा यद्यपि, तो भी तथा यद्यपि। निम्न किस विकल्प के सभी शब्द संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण नहीं है? तो भी तथा यद्यपि, 120 में 2 है, तो भी तथा यद्यपि। निम्नलिखित किस विकल्प के सभी शब्द संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण नहीं है? तो इसको तो छोड़ देते हैं। निकट प्रति द्वारा है, विपरीत, पर्यंत, अधीन, अपेक्षा, एक होता है उपेक्षा, उपेक्षा, अनुरूप रहित। छात्र पूरे वर्ष बीमार था, फलतः उत्तीर्ण नहीं हो सका। वाक्य में प्रयुक्त अव्यय का प्रकार है। 121 में 4, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय युक्त वाक्य है। 122 में 1, हवा चली और पानी बरसा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो ये तो आ जाएगा निपट, निपट करते हैं 123 में, सही है, निपट। 24, विस्मयबोधक अव्ययों के विषय में कौन सा विवरण गलत है? इनसे प्रशंसा, प्रसन्नता, शोक, घृणा आदि मनोभाव सूचित होते हैं, सही बात है। ये वाक्य के अभिन्न अंग होते हैं, ये वाक्य के अभिन्न अंग होते हैं, ये वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। ओहो, ये क्या हो गया, सही है। इनके आगे विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है, आगे विस्मयबोधक चिन्ह बाद में होता है ना। 124 में, 124 में 2 है, जैसे कि ओ है, अब ये दे दिया विस्मयबोधक चिन्ह, तो 124 में तो विवरण गलत है। ये वाक्य के अभिन्न अंग नहीं होते हैं ये, है ना। इनसे प्रशंसा, प्रसन्नता, शोक, घृणा आदि मनोभाव सूचित होते हैं। इनसे प्रशंसा, प्रसन्नता, शोक, घृणा आदि मनोभाव सूचित होते हैं, ये वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। इनके आगे विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। अभिन्न अंग नहीं होते हैं। किस शब्द समूह में सभी शब्द तत्सम है? बता भाई, तत्सम बता, क्या करें अब इसमें, ये तो पढ़ रखा है ना आपने। तत्सम किसको बोलते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको तत्सम बोलते हैं, यानी कि जिनकी संस्कृत से उत्पत्ति होके जो अपनी बोलचाल की जो भाषा में आ रहे हैं और इनको अपन वर्तमान में काम में ले रहे हैं, वो तत्सम है। तद्भव का मतलब क्या है? वो अपनी जो देसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है ना, अब उनको अपन में काम में ले रहे हैं। लेकिन कोई कोई शब्द इस प्रकार से होते हैं, वो तद्भव भी है, लेकिन वो ऐसे लगते हैं कि वे तत्सम है। आई बात समझ में? तो भाई दिमाग लगाएगा ये, किस शब्द में समूह में सभी शब्द तत्सम है, तत्सम। तो संस्कृत बोलते हैं, जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं ना उनको। छत्र, कंकण, कज्जल, अंधेरा, कपाट, आज, स्वर, आंसू, 10, उंगली, मुखिया, बिंदु। तो अंधेरा, 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 छत्र, कंकण, कज्जल, ये आएगा। ये ज़्यादा संस्कृत वाला लग रहा है। 125 में, सही है भाई। छत्र, कंकण और कज्जल। बाकी क्या है? जो बाकी जो ऑप्शन है ना, वो सब तद्भव है। अंधेरा, कपाट, आज, स्वर, आंसू और 10, उंगली, मुखिया, बिंदु। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? बता। तीक्ष्ण, झट, जहाँ जहाँ और सकल। तीता, त्वरित, युवान, चांद, तीता। छिद्र, जटा, यूथ, 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 ये गुमराह कर रहा है यूथ। यूथ क्या तत्सम थोड़ी है, यूथ तो इंग्लिश का है ना। तो इनमें ऐसे नहीं कि सबके सब गलत हो, एक एक शब्द है वो गलत है। यम, चौक, सकट और गर्त। यम, चौक, 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 चौक,
तीता त्वरित युवान और चांद। तीक्ष्ण छठ जहाँ क्या 2 करें या फिर 3 करें? 126 में 4 ही है भाई। यूथ 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 तो ये इंग्लिश का शब्द होता है ना, या फिर वो यूथ ये होता है YOTTH यूथ, यूथ यानी युवा। 126 में 4 4 है इसमें ना। सभी शब्द तत्सम हैं। छिद्र, जटा, यूथ 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 है, ये यूथ नहीं, बड़ी मात्रा है यूथ। छिद्र, जटा, यूथ, ज्वलन, ठीक है। सभी शब्द तत्सम है। तो बाकी के तद्भव है यम, चौक, सकट और घृत। ये घृत भी वो है तद्भव, घृत। ये लग तो ऐसे रखा है जैसे कि ये वो है क्या, तत्सम। तो घृत भी तद्भव है, घृत तद्भव है, घृत तद्भव है, घृत तद्भव है। सकट, चौक, चौक तो जानते हैं ना। यम, तीता, त्वरित, त्वरित, त्वरित तद्भव है। युवान तद्भव है। चांद, चल छोड़ते हैं ना, ये है 126 में 4। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 127 में 3 को हटा देते हैं भाई। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ये नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ये सत सही नहीं है, जबकि शिला है, सुन्न है, साधु है। ठीक है, सत सही। सत सही अपना हिंदी का है। तत्सम होने को तो ये भी हिंदी का है, लेकिन जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं तत्सम, जो तद्भव जो अपनी देसी भाषा के जो अपन प्रयोग में लेते हैं वो सत सही नहीं है। निम्नलिखित में सारे तत्सम शब्दों वाला समूह है। 128 में 1। दर्शन, अक्षर, राजा, स्वामी। दर्शन, अक्षर, राजा, राजा भी तत्सम है। राजा, राजा। तो अगर वो ये दे देता राजन, राजन तो फिर भी बात दिख रही। राजा, दर्शन, अक्षर, राजा और स्वामी। ठीक है भाई, तत्सम शब्दों वाला समूह है। प्रस्थान, नयन। अब ये और उनमें ना ऐसे कि कुछ तो तत्सम है, कुछ तद्भव है, ऐसे है बात। तत्सम शब्दों वाला समूह है। दर्शन, अक्षर, राजा, स्वामी। तिरस्कारवाची विस्मयवादी बोधक, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत कौन सा शब्द आता है? तिरस्कारवाची विस्मयादि के अंतर्गत आहा, ओहो, ऊहें, चुप। चुप ही आएगा ये तो, और क्या आएगा? 129 में सही है, चुप। फिर 130 गोधूम का तद्भव है। ये तो गोधूम वो आ जाएगा ना, गोधूम गेहूँ है। 130 में गेहूँ है। निम्नलिखित में सारे तद्भव शब्दों वाला समूह है। निम्नलिखित में से सारे तद्भव शब्दों वाला समूह है। सारे तद्भव शब्दों वाला समूह है। तो तद्भव यानी कि जो अपनी भाषा है ना, देसी। आश्चर्य, आँख, आम, ऊंचा। आश्चर्य, आँख, आम, ऊंचा। पथ, बधु, लाज, पत्र। पथ, बधु, लाज, पत्र, बधु। जेठ, चाक, सांवला, ससुर, सांवला। मयूर, मयूर तो नहीं आएगा है ना। तो आश्चर्य, आँख, आम, ऊंचा। चल एक करते हैं दिखाना। 131 में गलत है भाई, गलत 3 है इसमें। जेठ ठीक है, चाक, ये सांवला से चक्कर पड़ गया ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं थी। सांवला, जब भाई सांवला ने तत्सम होगा गारंटी से, तो इस वजह से ये नहीं किया। निम्नलिखित में सारे तद्भव शब्दों वाला समूह है। 131 में 3। जेठ, चाक, सांवला, ससुर। निम्नलिखित में से सारे तद्भव शब्दों वाला समूह है। 131 में 3। 3 का मतलब ये है जेठ, चाक, सांवला, ससुर। जेठ, चाक, सांवला, ससुर। 131 में 3। जेठ, चाक, सांवला, ससुर किस विकल्प में तद्भव शब्द है? तो तद्भव तो क्षेत्र, ग्राहक, कटक, कौड़ी। कौड़ी। दोबारा से लेते हैं। 131 में 3 है। 3 का मतलब जेठ, चाक, सांवला, ससुर। निम्नलिखित सारे तद्भव वाले समूह है। जेठ है, चाक है, सांवला, सांवला।
ये सावला भी तद्भव है भाई, ध्यान देना, सावला ससुर। किस विकल्प में तद्भव शब्द है? कौड़ी है ये, कौड़ी, कौड़ी है ना, कौड़ी, 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 कटक, कटक, कटक नहीं, कौड़ी है। 132 में 2। निम्नांकित शब्दों में विदेशी शब्द है। गमला है इसमें, गमेला। नाच भी नहीं है, नाच अपना नहीं है, ठीक है ना। भ्राता तो अपन जानते हैं भाई, उल्का। ये गमला है, ये गमला। 133 में 2, गमला है, गमला। केवल विदेशी शब्दों का समूह कौन सा है? 134 में 2। तो 2 का मतलब ये है, सरकार, नमक, देहात। केवल विदेशी शब्दों का समूह कौन सा है? सरकार, नमक, देहात। सरकार, नमक, देहात। देहात अपना नहीं है भाई। केवल विदेशी शब्दों का समूह कौन सा है? सरकार, नमक, देहात। सरकार, नमक और देहात है। केवल विदेशी शब्दों का समूह कौन सा है? सरकार, नमक, देहात। 134 में 2। निम्नलिखित में से संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। 135 में 2। त्रुटिपूर्ण, ये त्रुटिपूर्ण है, बाकी सभी सही है। भानुदय, भानुदय। षटमास, षडमास इत्यादि, ये क्वेश्चन है ना, ये जो ऑप्शन है ये आ चुके हैं विभिन्न एग्जामों में। 135 में 2, ये नहीं है। भानुदय, भानुदय, भानुदय। षटमास, षडमास, भानुदय, षटमास इत्यादि। निम्नांकित शब्दों में तद्भव शब्द है। 36 का 3 आएगा, तद्भव। कांसी, कृषक, अंचल, एकत्र। हाँ सही है, ये तो सही है, कांसी है ये, और कोई यही नहीं है टक्कर में। संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? बताइए भाई। 137 में विकल्प सही है, वाक में, वार्ड में, वार्ड में, वार्डम में, वाक में, ठीक है। वार्डम में, वाक में, वाक प्लस में, वार्डम में, वाक प्लस में, वार्डम में, वाक प्लस में। 137 में 2। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? 38 में 4 को हटा देते हैं। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। महा मत कर देना कि महाऋषि, महर्षि नहीं, महा प्लस ऋषि, महर्षि है, ध्यान देना इन बात पे। देवर्षि में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ये तो। महा प्लस ऋषि, महर्षि नहीं आएगा, महर्षि आएगा, महर्षि आएगा। महा प्लस ऋषि, महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि, ठीक है। सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि, सप्तर्षि। 38 में 4 है, 38 में 4 है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित है? व्यंजन, व्यंजन का मतलब ये वाला व्यंजन, ठीक है, व्यंजन। विसर्ग का मतलब ये विसर्ग है। दीर्घ का मतलब, दीर्घ का मतलब, दीर्घ यानी कि मात्रा की वृद्धि हो रही है, वो दीर्घ है। दीर्घ का मतलब, तो अगर दीर्घ का मतलब ये है तो वृद्धि संधि का मतलब क्या है? वृद्धि संधि ऐसे याद कर रखिए, देख जैसे कि ये वृद्धि है, ये जो मात्रा है ना, ये मात्रा, ये मात्रा, तो ये भाई ये मात्रा की वृद्धि हो रही है, ये मात्रा की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। ये मात्रा की वृद्धि हो रही है, ये मात्रा की वृद्धि हो रही है। ये जो मात्रा है ये ऊपर लग रही है ना वृद्धि, वो तो वृद्धि संधि है। दीर्घ का मतलब बड़ा है, तो बड़ा है ना, तो बड़ा है ना, सुनो मेरी बात, वृद्धि की बात है ना, वृद्धि। तो वृद्धि सिर्फ ये मात्रा आएगी और एक ये मात्रा आएगी, मात्रा की वृद्धि हो रही है, क्लियर। और दीर्घ की बात है, दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा मतलब ये बड़ी मात्रा आएगी, ओ औ है ना, ये ऐसे। विसर्ग में कोई दिक्कत नहीं है, व्यंजन में ये हो जाएगा, ठीक है। अब गुण संधि की पूछेगा ना, वो गुण है, गुण में ऊ की मात्रा है, तो जो या तो ऊ आएगा, संधि विच्छेद करेंगे तब, यहाँ पर ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। गुण संधि में दीर्घ होगी, वृंद होगी, गुण, दीर्घ होगी, वृद्धि होगी, गुण होगी, और विसर्ग होगी, और ये व्यंजन होगी, ठीक है। अयादि, अयादि की बात है ना, तो ए और ये आएगा अयादि में। व्यंजन की बात है, व्यंजन, 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 व्यंजन में तो वो आएगा ना, व्यंजन में, व्यंजन में जैसे कि यण, यण संधि की बात आएगी तो यण में ये आएगा, यण, ठीक है। और व्यंजन संधि, व्यंजन में जैसे कि देख लेंगे और आएगा जब। 139 में एक है, निम्न में किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित है? वागीस, व्यागीस, व्यंजन संधि। वागीस, वाग प्लस ई, सदा प्लस नंद, महचत्र, महचत्र, वागीस, वागीस, सदानंद, सदा, 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 सदानंद, सदा। क्या संधि विच्छेद होगी? सदानंद की, सदा, सदा प्लस नंद, सदानंद।
तो बागी, सदानंद, महच्छत्र। महच्छत्र 139 में एक है। निम्न किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित है? वागीश, सदानंद, महच्छत्र। किस शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो 3 है, अभ्यागत। किस शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? अभ्यागत। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादातर बड़ा अक्षर जो बड़ा शब्द आएगा ना उसमें ही 2 उपसर्ग या 2 प्रत्यय आएंगे। तो अभ्या अभी है और गत, अभ्यागत। फिर किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कु। तो मूल शब्द अलग कीजिए, आंसर आ जाएगा, चाहे वो प्रत्यय हो चाहे उपसर्ग हो। कुशल, कु उपसर्ग नहीं, कुशल। कुशल ये है। कुमति, कुमति है ना, ये है। कुकर्म ये है। कुपात्र ये इसमें आना चाहिए भाई, कुशल में। पात्र के आगे लगा दिया कु, कर्म के आगे लगा दिया कु, मति के आगे लगा दिया कु, ये होना चाहिए इसमें 141 में। सही है, कुशल। क्योंकि ये जो कु है ना ये सल में जुड़ा हुआ है, इस वजह से। मति और पात्र कर्म ये तो सेपरेट है। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? 142 में 2 है। 142 में 2 मातेक्य। संधि की दृष्टि से कौन सा सुसंगत नहीं है? ये गलत है। 1 + 1 1 1 है। सदा + 1 सदैव है। महा + औदार्य महाऔदार्य। ये भी आंसर, ये क्वेश्चन आ चुके हैं विभिन्न एग्जामों में। 1 + 1 1 1 1 + 1 1 1 सदा + 1 सदैव। महा + औदार्य महोदार्य महोदार्य महोदार्य। दोबारा से देखते हैं 42 में 2 है। 1 + 1 1 1 सदा + 1 सदैव है ना। 1 + 1 1 1 सदा + 1 सदैव। महा + औदार्य महोदार्य। 142 में 2। 1 + 1 1 1 42 में 1 + 1 1 1 सदा + 1 सदैव। 1 + 1 1 1 सदा + 1 सदैव। महा + औदार्य महोदार्य। 43 किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? एक से अधिक। तो ये बड़ा अक्षर देखिए, बड़ा शब्द देखिए, यही होना चाहिए 43 में। ठीक है, प्रत्युपकार। निम्न में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सु उपसर्ग। अभी ये जो पेपर पढ़ने का सिर्फ उद्देश्य दिया था, पूरी जो हिंदी व्याकरण है उसके जो जितने भी जो क्वेश्चन आते बन सकते हैं ना, शुद्ध के जरूर नहीं आए इसमें कि कौन सा बैक शुद्ध है कौन सा बैक अशुद्ध है ना, वो नहीं आए। हाँ आ चुके हैं, आगे आ चुके हैं वो, लेकिन वो अलग शुद्धि आई थी। लेकिन क्वेश्चन पूरे आ चुके हैं लगभग में, जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, ये 150 क्वेश्चन में सब आ चुके हैं। ठीक है, इस वजह से पढ़ा है ये। 144 में निम्नलिखित में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो सुंदर, सूरभि, सुलभ। ये नहीं है ना, अलग ही दिख रहा है। सुंदर है, सूरभि है, सुलभ है। 144 में उत्तरी की 44 में मार दिया भाई इसने तो। सुन जा। निम्नलिखित में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। ये सुंदर है। सुहा तो सही है। ये जो सु है ना, ये अंदर में जुड़ रहा है। सुंदर 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 है ना, ए आ रहा है, तो ये सु नहीं है। देखने में तो ये सु लग रहा है, लेकिन ये जब संधि विच्छेद और मूल शब्द छाटेंगे ना इसमें, तो ये इसका मामला खेल हो रहा है ना। स्वल्प 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 स्वल्प, इसकी संधि करेंगे तब आ जाएगा ये सु। सुलभी, सूरभि में तो कोई दिक्कत नहीं है। सूरभि और सुलभ में, सूरभि और सुलभ में, ये तो सही है। स्वल्प में भी सु है, सुंदर में नहीं है। सु अंदर में जुड़ रहा है। 144 में 1। निम्नलिखित में री प्रत्यय से निर्मित शब्द है। री, पुजारी, बांसुरी और भिखारी, कोठारी कोठारी। बांसुरी, बांसु ये नहीं आएगा ना। पूजा ये आना चाहिए, पूजा। 145 गलत कर दिया भाई, बांसुरी है ये, बांसुरी। अच्छा, पुजारी, कोठारी, भिखारी री प्रत्यय से निर्मित शब्द है। पुजारी 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 पुजारी, बांसुरी, पुजारी बांसुरी, पुजारी बांसुरी, पुजारी। क्या ये पुजारी में ई तो नहीं है? कोठारी में भी ई नहीं है, हैं? बांसुरी बांसुरी। चल भाई ये है। 145 में 4 है, बांसुरी। निम्नलिखित में से शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है। 146 में 4 है, 46 में 4 का ये है। निम्नलिखित में से शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से विकल्प है, ये हटा दिया। शिक्षक। अब पता चलेगा, देखिए इस प्रकार से छांटते हैं प्रत्यय को। प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है शिक्षक।
शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से संगत। शिक्षक, 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 शिक्षक। जो बाद में जो ध्वनि आती है ना उस पर ध्यान दीजिए, बोलते हैं जब शिक्षक अक। सौर, 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 है ना ए। मध्यम, 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 है ना मध्यम। रमणीय, 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 रमणीय। ये सही तो लग रहा है, रमणीय। क्या नी आएगा इसमें? नी है। रमणीय, 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 रमणीय। नी तो नहीं आएगा इसमें, नी है, हैं? 4 है भाई 46 में। शिक्षक, सौर है, मध्यम, रमणीय में 4 है। ये किस शब्द में आन प्रत्यय नहीं है? लगान, उड़ान, लगान, उड़ान, उठान, उठान, महान। लगान में तो है, उड़ान, उड़ान में भी है, उठान, 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 महान, महान। ये करते हैं दिखाना 147 में। गलत है भाई, महान में नहीं है, महान में आन प्रत्यय नहीं है। तो लगान में है, लगान, 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 है ना लगान। उड़ान, उठान, उठान, महान, 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 महान। हान आ रहा है इसमें, हान, है ना। लगान, उड़ान, उठान, महान। यानी कि थोड़ी सी भी अगर ध्वनि का अंतर आ जाए ना तो उसको कर देना चाहिए। 147 में 4। 2 प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा शब्द देखिए, विशेषता, कटुता, मानवता। तो विशेषता 48 में नहीं, मानवता है, सही है, मानवता सही है, मानवता। 2 प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? मानवता। निम्न में किस शब्द में तय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तय प्रत्यय का, तो अमात्य ये आ जाएगा ना। पांडित्य पता नहीं है भाई, 49 में 2। पांडित्य, तय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, पांडित्य, पांडित्य में नहीं हुआ है, पांडित्य, पांडित्य, पांडित्य। जबकि पाश्चात्य, नित्य, अमात्य, पांडित्य, पांडित्य, पांडित्य। मूल शब्द का खेल है, अगर मूल शब्द सही कर लिया ना आपने तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब ये जो अमात्य है ना ये इसमें जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये सही नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? यानी मूल शब्द अलग सही कर लिया तो प्रत्यय, उपसर्ग और संधि ये सब सही हो जाते हैं। लेकिन वो मूल शब्द अलग करे तो उसका अर्थ होना चाहिए, ये नहीं कि भाई चाहे जहाँ से ही उसको उठा के और अलग कर दिया। 149 में 2 है, पांडित्य। निम्नलिखित के शब्द में तय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका नहीं हुआ है। जबकि पाश्चात्य, नित्य, अमात्य, पाश्चात्य, नित्य, अमात्य, पांडित्य में नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है 150। आसक्त, निम्नलिखित उपसर्ग रहित शब्द है आसक्त, ये रहित है। जबकि आस्था, आसक्ति, सुक्ति। निम्नलिखित उपसर्ग रहित शब्द, जबकि इनमें उपसर्ग है आस्था, आसक्ति, सुक्ति। आस्था, आसक्ति, सुक्ति। सुक्ति में कौन सा उपसर्ग आ गया भाई? आस्तिक, आस्तिक, आस्तिक। आस्तिक में उपसर्ग नहीं है, आस्तिक में, आस्तिक में 150 में 2। उपसर्ग रहित शब्द है आस्तिक। जबकि आस्था है, आसक्ति है, सुक्ति है। सुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? तो ये था भाई, है ना। जोरदार शानदार पेपर था, एकदम धमाकेदार, ठीक। जेलर का हिंदी व्याकरण का पेपर था ये। अब ये 2-2.5 घंटा होगी शायद, लगभग 3 घंटा ही होती होगी। तो ये ज़ोरदार था, ठीक है। हिंदी व्याकरण के अगर जिसको क्वेश्चन सही करने हैं उसको ये देखना चाहिए ढंग से। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।